इंफॉल कॉलेज के छात्रों ने मणिपुरी भाषा में पाठ्य पुस्तकों की मांग को लेकर बनाया मानव श्रृंखला। सीसीएस के अध्यक्ष जितेंद्र निंगोमबम ने कहा, सत्सय महोत्सव पर्यटन नहीं नौकरशाही का उत्सव है। मणिपुर में विश्व एड्स दिवस का आयोजन, शुरुआती एचआईवी जांच पर दिया गया जोर। प्लास्टिक और माइक्रोवास्कुलर सर्जरी में रिम्स इंफाल ने हासिल की बड़ी उपलब्धियां। बॉसन के नियमित चेयरमैन को हटाया जाने पर याक ने जताई चिंता। अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया में जल्दबाजी पर यूपी सरकार से उठाया सवाल। शीतकालीन की शुरुआत पर गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का अगवा कर लिया है। मॉर्फोलॉजिकल रिच क्षेत्र में निर्माण के विरोध में वसंत कुंजी B1 का निवासियों का धारणा। उच्चतम न्यायालय में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया, कहा राहत के लिए ट्रिब्यूनल जाए। एनआईए ने कश्मीर में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ पुलवामा, शोपियन और कुलगाम में 8 ठिकानों पर छापेमारी की। वैश्विक हथियार बिक्री रिकॉर्ड $679 बिलियन पर पहुंची। बढ़ते संघर्षों के बीच भारत की रक्षा आय 8.2% बढ़ी। बांग्लादेश भ्रष्टाचार मामले में शेख हसीना को 5 साल और तुलिप सिद्दीकी को 2 साल की सजा। इमरान खान के बेटों को अपील, अगर वह जिंदा है तो हमें सबूत दिखाइए। एशिया में भीषण मौसम ने बढ़ाई तबाही। इंडोनेशिया और श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मौतों का आंकड़ा 1000 के करीब। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं थांगजम शीतलजीत। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। इंफाल कॉलेज के छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने तख्तियां पकड़कर स्कूल और कॉलेज स्तर की पाठ्य पुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकें मणिपुरी भाषा में उपलब्ध कराने की मांग की। यह प्रदर्शन मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन MSF की पहल पर मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के अभियान के तहत आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि मणिपुरी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद आवश्यक शैक्षणिक सामग्री अभी भी इस भाषा में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि केवल अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में पुस्तक उपलब्ध होने से कई छात्रों को महत्वपूर्ण अवधारणाएं समझने में कठिनाई होती है। एक छात्र नेता ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से सभी स्तरों पर मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात करती है, ताकि विद्यार्थियों में गहरी समझ और अवधारणात्मक स्पष्टता विकसित हो सके। ऐसे में मणिपुरी भाषा में पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धियां NAP की भावना के विपरीत है और राज्य के हजारों छात्रों को नुकसान पहुंचाती है। प्रदर्शनकारी छात्र ने संबंधित सरकार अधिकारियों से तुरंत कदम उठाकर मणिपुरी भाषा में पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ सामग्री प्रकाशित व उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि समय पर कार्रवाई न होने पर ऐसे प्रदर्शन जारी रहेंगे। 21 नवंबर को संगाई महोत्सव शुरू होने के बाद से IDP और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी है। सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी कहा कि यदि सरकार को लगता है कि हालात सामान्य हो गए हैं तो उसे पहले विस्थापित परिवार को पुनर्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए। मई 2023 से मैते और कुकी समुदाय के बीच हुई जातीय हिंसा में 207 से अधिक लोगों की मौत हुई है और हजारों परिवार बेघर हो गई है। कई IDPs का कहना है कि वे तब तक
अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उन्हें उनका घर और सम्मान वापस नहीं मिलता। सरकार द्वारा पर्यटन महोत्सव के रूप में प्रचारित हाल ही में संपन्न संगाई महोत्सव वास्तव में पर्यटन उत्सव नहीं बल्कि कुछ नौकरशाही के लिए आयोजित कार्यक्रम है। यह बात कमेटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलाईपाक के अध्यक्ष जितेंद्र निंगोमबम ने संगठन के 11वें स्थापना दिवस समारोह में कही, जो इम्फाल ईस्ट के सोयम लेका स्थित सिटीजन क्लब में आयोजित हुआ। समारोह में लमलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक खोंगबांताबम इबोमचा, वांगखई विधानसभा क्षेत्र के विधायक थांगजम अरुण कुमार सिंह और सीसीएस के अध्यक्ष जितेंद्र निंगोमबम बतौर अध्यक्ष मंडल उपस्थित रहे। जितेंद्र ने कहा कि 3 मई 2023 से शुरू हुई संकट के बाद से राज्य की जनता भारी पीड़ा झेल रही है और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस संकट का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। ऐसे कठिन समय में सीसीएसके ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर शाखा के मानवतावादी कार्यों को सहारा और उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीसीएस के अध्यक्ष ने आगे कहा कि संगाई महोत्सव न केवल नौकरशाही का उत्सव बनकर रह गया है बल्कि इसे पहले से ही परेशान जनता पर और अधिक दबाव डालने की रणनीति के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सभी संगठनों, महिला पार्टी और क्लब सदस्यों से मतभेद भुलाकर एकजुट होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मणिपुर में भी HIV एड्स जागरूकता और कलंक दूर करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी MASCS द्वारा पैलेस कंपाउंड स्थित मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के ऑडिटोरियम में किया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मणिपुर में वर्तमान में लगभग 23,000 लोग HIV एड्स के साथ ही जी रहे हैं। MASCS के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शमीम अहमद साहा ने बताया कि इनमें से लगभग 17,000 लोगों का HIV स्टेटस स्पष्ट रूप से दर्ज है। कार्यक्रम के दौरान HIV उपचार में योगदान देने वाले 4 ART सेंटर को सम्मानित किया गया और नेशनल रेड रिबन क्विज कॉम्पिटिशन 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अपने संबोधन में शमीम ने कहा कि समाज में मौजूद कलंक और डर के कारण कई लोग HIV जांच और उपचार से दूर रहते हैं। उन्होंने जनता से बिना डर HIV टेस्ट कराने की अपील की ताकि समय पर पहचान और उपचार संभव हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में HIV संक्रमण के गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मणिपुर अभी भी इस चुनौती का गंभीर रूप से सामना कर रहा है। HIV का अभी तक पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है, इसलिए समय रहते जांच कराना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कमिश्नर सुमंत, स्पेशल सेक्रेटरी केनू जुरिंगला, सेक्रेटरी सोमोरजित सलाम और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर N हेमंत कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। Observance by the spread of HIV infection and mourning. रिम्स इम्फाल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने मणिपुर ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी अपनी अमूल्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। वर्ष 1997 में प्रोफेसर गुरु अरिबम नीलमणि शर्मा ने नेतृत्व में स्थापित यह विभाग अब 3 पूर्वकालिक फैकल्टी सदस्यों के साथ अत्याधुनिक तकनीक
माइक्रोवास्कुलर उपकरण और ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से सुसज्जित एक पूर्ण विकसित इकाई बन चुका है। साल 2010 में शुरू हुआ MCH प्लास्टिक सर्जरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके वार्षिक क्षमता केवल एक छात्र थी, अब 15 वर्ष पूरे कर रहा है। अगले शिक्षण क्षेत्र से इस क्षमता को बढ़ाकर 3 छात्रों तक करने की तैयारी चल रही है। विभाग जन्मजात विकृतियों, जलने की चोटों, आघात, कैंसर, पुनर्निर्माण और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे विविध मामलों का इलाज करता है। सप्ताह में 3 OPD और 3 ही ऑपरेशन दिवस निर्धारित हैं। रिम्स के निदेशक प्रोफेसर गुरुवर एवं सुनील कुमार शर्मा और रिम्स अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर नेप्रम संजीव सिंह, जो स्वयं भी प्लास्टिक सर्जन और पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, ने विभाग को उत्कृष्टता के इस स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 15 दिनों में विभाग ने 3 बड़े माइक्रोवास्कुलर ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अक्विजम इबोल सिंह के नेतृत्व में किए गए इन सर्जरी में से 2 मामलों में 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के मौखिक गुहा ओरल कैविटी का पुनर्निर्माण किया गया। दोनों सर्जरी में उनके गैर प्रमुख हाथ से रेडियल आर्टरी, फोरआर्म फ्लैप्स लेकर गाल और मसूरों का पुनर्निर्माण किया गया। प्रत्येक ऑपरेशन लगभग 5 से 6 घंटे चला। ट्यूमर रक्षक में ENT विभाग ने डॉक्टर पुष्पकिशोर माइबम और अरिल एवं माइक्रोस्फेयर सर्जरी के डॉक्टर बेंगम तुलसीदास सिन्हा ने सहयोग दिया। एनेस्थेसिया विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RK गजेंद्र और प्रोफेसर N रतन सिन्हा ने हाई एनेस्थेसिया प्रदान किया। प्लास्टिक सर्जरी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर P मनीषाना सिन्हा और डॉक्टर एंजेलिका लेप्राकपम ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। तीसरे मामले में एक युवती के बाएं पैर की ऊपरी हिस्से डोर्सन का पुनर्निर्माण दाएं पैर से लिए गए डोर्सलिंग पेडिस आर्टरी पल्प्स की मदद से किया गया। ऐसे जटिल पुनर्निर्माण सर्जरी निजी अस्पताल में आमतौर पर 2 से 4 लाख रुपए तक की लागत में होती है। उल्लेखनीय है कि यह रिम्स अस्पताल उत्तर पूर्व भारत के उन गिने चुने केंद्रों में से है जहां नियमित रूप से माइक्रोवास्कुलर सर्जरी की जाती है और सफलतापूर्वक संपन्न होती है। इंडिजिनस यूथ एसोसिएशन ऑफ कंगलेपाक के अध्यक्ष L थोंगम्बा ने बोसेम के नियमित चेयरमैन को हटाकर नए इंचार्ज की नियुक्ति किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इयक कक्चिंग जिला समिति द्वारा वाबगाई हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 45वें फ्री कोचिंग क्लास की उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह अचानक किया गया बदलाव एक महत्वपूर्ण समय पर भ्रम पैदा कर रहा है। थोंगम्बा ने कहा कि जब परीक्षा का समय नजदीक है तब बोसेम जैसी महत्वपूर्ण संस्था को अस्थायी या इंचार्ज व्यवस्था के सहारे नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे अचानक बदलाव से यह संदेह पैदा होता है कि बोर्ड के अंदर कोई समस्या हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय उन छात्रों को प्रभावित कर सकता है जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह अवधि शैक्षणिक योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आग्रह किया कि यह स्थिति को तुरंत संभालना जाए ताकि शैक्षणिक वातावरण प्रभावित न हो। इयाक अध्यक्ष से संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि इस मुद्दे को बिना देरी सुधारे ताकि छात्रों को प्रशासनिक लापरवाही का नुकसान न उठाना पड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार की चुनावी तैयारियों में दिखाई जा रही जल्दबाजी पर कड़ा प्रश्न उठाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब चुनाव में अभी समय बचा है तो सरकार इतनी हड़बड़ी
क्यों दिखा रही है। उन्होंने मांग की कि सर की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ की जाए। हाल ही में एक बीएलओ की मौत का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या इस दुखद घटना को भी ड्रामा की तरह लिया जा रहा है। उनके बयान के बाद चुनावी माहौल में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। फर्जी यहाँ तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर। शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाईजैक पार्लियामेंट कर लिया है। पार्लियामेंट के विंटर सेशन की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट पर तीखा हमला बोला है। गोगोई ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी हैज हाईजैक्ड पार्लियामेंट, जिससे विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्थक बहस को रोका जा रहा है। गौरव गोगोई ने कहा कि अपोजिशन ने बार बार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स, एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, चुनावी सुधार, नेशनल सिक्योरिटी और अन्य अहम राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने इन्हें सेशन के एजेंडा में शामिल नहीं किया। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर उन विषयों पर बहस नहीं करना चाहती जिनसे उसकी जवाबदेही तय हो सकती है। दिल्ली के वसंत कुंज B1 इलाके में निवासियों ने अधिसूचित मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र में लग्जरी आवासीय टावर के निर्माण के खिलाफ रविवार को जंतर मंतर पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह परियोजना पर्यावरण कानूनी, रिज संरक्षण मानदंडों और उनकी सोसाइटी की स्वीकृत लाउट योजना का उल्लंघन करती है। निवासियों ने कहा कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत और बहुस्तरीय भूमिगत पार्किंग के क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रखता है। साथ ही इससे संरचनात्मक जोखिम बढ़ाने और लगभग 5000 निवासियों व हजारों स्कूलों बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर खतरा मंडराने की आशंका जताई गई है। B1 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्य डॉक्टर कमल विजानी ने कहा कि बिना उचित प्रभाव मूल्यांकन के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरी चिंता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संसद की पारंपरिक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है, डिबेट के बाद बंद करके बिल पास करने की जल्दबाजी में है। गोगोई ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला कदम बताया। सत्र के पहले दिन लोकसभा में भारी हंगामा और नारेबाजी देखने को मिला। उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। ऑपोजिशन एमपी ने नष्ट किया है कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा नहीं होगी, वे स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होने देंगे। शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चलना है, शुरू से ही तकरार का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी कई महत्वपूर्ण बिल आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण सेशन में लगातार टकराव देखने की उम्मीद है। यह तकरार आने वाले हफ्तों में पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग और इंडिया की डेमोक्रेटिक डिबेट की दिशा तय कर सकती है। मुझे लगता है वो जगह उन्होंने आगे ली क्यों नहीं, क्योंकि वो उनका क्या ये देखने वाली चीज है क्या। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट की सेक्शन 3B के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल्स को ही समय बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।
इसलिए कोई भी व्यक्ति या संस्था समय बढ़ाने की मांग लेकर ट्रिब्यूनल के पास जाए। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मैसन ने बेंच ने यह आदेश देते हुए संबंधित सभी एप्लीकेशंस को डिस्पोज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह कानून में दिए गए प्रावधानों से बाहर जाकर ब्लैंकेट एक्सटेंशन नहीं दे सकती, क्योंकि यह सांसद द्वारा बनाए गए नियमों में दखल होगा। अदालत में दायर याचिकाओं में यह तर्क दिया गया है कि उम्मीद पोर्टल्स पर कई तकनीकी समस्याएं आ रही है, कई पुराने वक्त रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म्स में उपलब्ध नहीं है और दिसंबर 6 की डेडलाइन पूरी करना संभव नहीं है। पैटिशनर ने कहा कि हजारों मुतवालिस और राज्य वक्फ बोर्ड्स को डेटा अपलोड करने में गंभीर बाधाएं आ रही है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस समस्याओं को मान्यता देते हुए भी कहा कि उचित राहत का रास्ता ट्रिब्यूनल से ही होकर जाता है, क्योंकि कानून ने यही प्रक्रिया तय की है। इस फैसले के बाद अब देश भर में वक्फ बोर्ड और मुतवालिस के सामने दो विकल्प हैं, या तो डेडलाइन से पहले सभी प्रॉपर्टी डिटेल्स उम्मीद पोर्टल्स पर अपलोड करें या फिर अपने रेस्पेक्टिव वक्फ ट्रिब्यूनल से समय बढ़ाने की अनुमति मांगे। ये निर्माण आने वाले दिनों में वक्फ मैनेजमेंट और डिजिटल कंप्लायंस को लेकर बड़े प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि सरकार उम्मीद पोर्टल्स को पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम मानती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोमवार को एक बड़े अभियान के तहत पुलवामा, शोपियान और कुलगाम जिलों में 8 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई उस कथित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स की जांच के तहत की गई, जिस पर दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट की साजिश में शामिल होने का संदेह है। एनआईए के अनुसार यह मॉड्यूल पारंपरिक आतंकियों का नहीं, बल्कि शिक्षित पेशेवर डॉक्टर्स, क्लर्क्स और अन्य व्हाइट कॉलर इंडिविजुअल्स का नेटवर्क है, जो अपने सामाजिक विश्वसनीयता का उपयोग कर कोवर्ट रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और लॉजिस्टिकल मदद जैसी गतिविधियों संचालित कर रहे थे। छापेमारी के दौरान टीमों ने पुलवामा के कोल्स, चंगडम, मंगलापोरा और संबुरा, शोपियान के कई इलाकों और कुलगाम में तलाशी ली। मुख्य सस्पेक्ट में मौलवी इरफान अहमद वागे और उनसे जुड़े अन्य इंडिविजुअल्स शामिल हैं, जिनके घरों और दफ्तरों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अहम दस्तावेज और डिजिटल कम्युनिकेशन एविडेंस जब्त किए गए हैं। एनआईए का मानना है कि यह नेटवर्क पैन इंडिया रिच रखता है और इसके जरिए दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन मिलने की आशंका है। जांच एजेंसी ने कहा कि इस मॉड्यूल्स की विशेषता यह है कि इसमें शामिल लोग एजुकेटेड हैं और आतंक से जुड़े गतिविधियों को कानूनी और सामाजिक आवरण के भीतर छिपकर अंजाम देते थे। अधिकारियों के मुताबिक इन छापों को उद्देश्य मॉड्यूल के फाइनेंशियल लिंक्स, रिक्रूटमेंट चेन्स और हैंडलर्स तक पहुंचना है, ताकि किसी भी संभावित फ्यूचर अटैक्स को रोका जा सके। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियों और छापेमारी होने की संभावना है। ग्लोबल हथियार बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट है के अनुसार साल 2024 में विश्व भर में आर्म्स सेल्स $679 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और हथियारों की बढ़ती मांग का सीधा परिणाम है। रिपोर्ट्स बताती है कि रूस यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी टेंशन और इंडो पैसिफिक में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों देशों में तेजी से सैन्य खरीद बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है। अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक है, जहां लॉकहीड मार्टिन, रैथयन, बोइंग जैसे कंपनियां टॉप 10 में शामिल है। इस बीच इंडिया ने भी
रक्षा उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो इंडियन डिफेंस कंपनीज का कुल रेवेन्यू 8.2% बढ़ा रहे हैं, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, DRDO बैक यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस स्टार्टअप्स प्रमुख योगदानकर्ता रहे। स्वदेशी फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और रडार सिस्टम की मांग में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के साथ सिपरी ने 2024 की टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज की सूची भी जारी है, जिनमें अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों का दबाव कायम है, जबकि चीन की कई स्टेट ओन्ड कंपनियों की ग्रोथ इस बार एंटी करप्शन क्रैकडाउन्स की वजह से धीमी पाई गई। माहिरों के मुताबिक यह लगातार बढ़ती ग्लोबल आर्म्स रेस दुनिया में सुरक्षा चिंताओं की बढ़ती रही और आने वाले सालों में हथियारों की बिक्री और बढ़ने का अनुमान है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा एक सरकारी भूमि परियोजना राजुक न्यू टाउन लैंड प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार और अवैध भू आवंटन के आरोपों पर सुनाई गई। इसी मामले में हसीना की भतीजी और ब्रिटिश लेबर पार्टी की सांसद टुलिप सिद्दीकी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। वही हसीना के बहन शेख रेहाना को 7 साल की जेल हुई है। अदालत ने कुल 17 आरोपियों को दोषी करार दिया और प्रत्येक पर के 1 लाख की जुर्माना भी लगाया। अदालती दस्तावेज के अनुसार हसीना के कार्यकाल में कथित रूप से प्रभाव को दुरुपयोग कर 13,610 स्क्वायर फीट से अधिक की जमीन अनुचित तरीके से आवंटित की गई थी। सुनवाई के दौरान सुरक्षा बेहद कड़ी रखी गई थी, क्योंकि यह देश की सबसे हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जा रहा है। हसीना और टुलिप सिद्दीकी दोनों ने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम्स और बांग्लादेश के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। इसलिए टुलिप सिद्दीकी के खिलाफ सजा लागू होना फिलहाल संदिग्ध माना जा रहा है। यह फैसला अगस्त 2024 में सत्ता के हटाए जाने के बाद हसीना के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई की एक और कड़ी है, जिसने देश की राजनीति में नए उथल-पुथल पैदा कर दी है। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान ईसा खान का कहना है कि उन्हें कई हफ्तों से अपने पिता से कोई पुष्ट जानकारी या संपर्क नहीं मिल सकता है। अदालत द्वारा साप्ताहिक मुलाकात की अनुमति दिए जाने के बावजूद परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया गया। कासिम ने इसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर यानी मानसिक यातना बताया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके पिता सुरक्षित है या नहीं। परिवार का कहना है कि किसी भी तरह की पुष्टि, मेडिकल रिपोर्ट या प्रत्यक्ष संपर्क की अनुमति न मिलना बेहद चिंताजनक है। उधर पाकिस्तान तहरीक-ई-इंसाफ PTI के कुछ नेताओं ने दावा किया कि इमरान खान ठीक है, लेकिन परिवार को यह भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। अब उनके बेटे और समर्थक सरकार और जिले प्रशासन के प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग कर रहे हैं और इसे सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं बल्कि मानवाधिकार का गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। जब तक ठोस प्रमाण सामने नहीं आते, आशंकाएं बनी रहेगी।
एशिया के कई हिस्सों में जारी भीषण मौसम ने भारी तबाही मचा दी है। लगातार हो रही तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के हालात बेहद गंभीर बता दिए हैं। इंडोनेशिया और श्रीलंका सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है, जहां मरने वालों की संख्या मिलकर लगभग 1000 तक पहुंच गई है। इंडोनेशिया ने कई प्रांतों में पूरा जनजीवन ठप हो गया है। कई गांव पूरी तरह जलमग्न है और सैकड़ों घर बह गए हैं। सड़कों के टूटने और पुलों की बह जाने के बचाव टीमों के लिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रही है। बड़ी संख्या में लोग लापता है और सतह कर्मियों को उम्मीद है कि मलबे हटाने के बाद मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। श्रीलंका में भी हालात कम गंभीर नहीं है। लगातार बारिश से हुए भूस्खलन ने पूरे के पूरे इलाकों को मलबे के दावा दिए हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रह लेने को मजबूर है, जहां भोजन, पानी और दवाइयों की भारी कमी बनी हुई है। दोनों देशों में सत्ता सेना की राहत और बचाव कार्यों की लगाया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मानसून सीजन असामान्य रूप से आक्रमण रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे चरम मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिससे भीषण भविष्य में और अधिक विनाशकारी बाढ़ और तूफान आने की आशंका बढ़ गई है। हालात अभी भी नियंत्रण में नहीं है। रेस्क्यू टीम्स लगातार काम कर रही है, लेकिन भारी नुकसान और खराब मौसम राहत कार्यों को चुनौतीपूर्ण बना रहा है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने की मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियां को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी के सिटीजन जर्नलिज्म के हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इम्फाल कॉलेज के छात्रों में मणिपुर भाषा में पाठ्य पुस्तकों की मांग को लेकर बनाया मानव श्रृंखला। सीसीएस के अध्यक्ष जितेंद्र निगोमम ने कहा, संगाई महोत्सव पर्यटन नहीं, नौकरशाही का उत्सव है। मणिपुर में विश्व एड्स दिवस का आयोजन, शुरुआत HIV जांच पर दिया गया जोर। प्लास्टिक और माइक्रोवास्कुलर सर्जरी में रिम्स इम्फाल ने हासिल की बड़ी उपलब्धियां। बॉसेम के नियमित चेयरमैन को हटाए जाने पर इयाक ने जताई चिंता। अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रियाओं में जल्दबाजी पर यूपी सरकार से उठाया सवाल। शीतकालीन की शुरुआत पर गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का अगवा कर लिया है। मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र में निर्माण के विरोध में वसंत कुंज B1 के निवासियों का धरना। उच्चतम न्यायालय में उम्मीद पोर्टल पर वक्त प्रॉपर्टी अपलोड डेडलाइंस बढ़ाने की इनकार किया गया, कहा राहत के लिए ट्रिब्यूनल जाए। NIA ने कश्मीर में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ पुलवामा, शोपियान और कुलगाम में 8 ठिकानों पर छापेमारी की। वैश्विक हथियार बिक्री रिकॉर्ड्स $679 बिलियन पर पहुंची। बढ़ते संघर्षों के बीच भारत की रक्षा आय 8.2% बढ़ी। बांग्लादेश भ्रष्टाचार मामले में शेख हसीना को 5 साल और तुलिप सिद्दीकी को 2 साल की सजा। इमरान खान के बेटों की अपील, अगर वह जिंदा है तो हमें सबूत दिखाइए। एशिया में भीषण मौसम ने बढ़ाई तबाही।
इंडोनेशिया और श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की मौतों का आंकड़ा 1000 के करीब। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।